ने 6 चैप्टर बायोलॉजी के ख़त्म कर दिए हैं। आज 7वां चैप्टर पढ़ते हैं। एक बात समझो, ये जो 7 चैप्टर है इसमें हम आज सिर्फ 2 चीज़ पढ़ेंगे, 7.1 और 7.2। कहोगे ये सब कब पढ़ेंगे? ये सब पढ़ेंगे बेटा, इंडिविजुअल करके पढ़ लेंगे। 7.3 में आपको अर्थवर्म पढ़ा देंगे, फिर आपको कॉकरोच पढ़ा देंगे एक दिन, और एक दिन क्या पढ़ा देंगे बेटा? फ्रॉग। ठीक है, दो दो मतलब एक बार ये वीडियो डाल देंगे दोनों एक साथ, और एक बार ये वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, ध्यान से सुनो। हम कहते हैं कि हम पुराने प्रीसीडिंग चैप्टर में ये पढ़े कि हमारे चारों तरफ कम अक्रॉस लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे चारों तरफ बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों तरह के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल। किस में पाए गए? एनिमल किंगडम में यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म मिले और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मिले। यूनिसेलुलर में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उन सभी में जो बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ होता है, जैसे फंक्शन ऑफ लाइफ जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब कौन परफॉर्म किया? सिंगल सेल। मतलब यहाँ पर सिंगल सेल ही क्या है? एक पूरा का पूरा बॉडी है। ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यही काम करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, और जो कि एक स्पेशलाइज मैनर में क्या है? ऑर्गेनाइज, जिसको आप टिश्यू बोलते हो। तो सेम बेसिस फंक्शन आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। यही काम डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, इसके लिए स्पेशल ऑर्गेनाइज सेल्स हैं, इनके ग्रुप्स हैं, और जो वेल ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज मैनर में हैं और मिलके साथ काम करते हैं, और ऐसे को ही बोलते हैं टिश्यू। अच्छा, हमने पढ़ा था कि पोरीफेरा में क्या होता है? पोरीफेरा में सेल्स इकट्ठा होते हैं, सिर्फ सेल्स का एग्रीगेशन है, जबकि सिलेंट्रेटा में सिलेंट्रेटा जिसको नाइडेरिया भी कहते हो, और टीनोफोरा, इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू लेवल का होता है। तो सबसे पहले टिश्यू कहाँ आया था? इसी में आया था। प्लेटीहेल्मिन्थ में क्या होता है? प्लेटीहेल्मिन्थ में ऑर्गेन होता है, और उसके बाद क्या होने लगता है? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे हाइला सिलेंट्रेटा है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप क्या हो सकते हैं? थाउजेंड्स हो सकते हैं। मतलब ये अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए हैं, अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए हैं। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ टिश्यू पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में भी मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, सॉरी बिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियन कर देगा गलती हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन में भी कितने, जो कि अलग परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के बॉडी में भी बिलियंस ऑफ सेल्स है, मिलियन कर देगा गलत हो जाएगा, जो परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ठीक है, हाउ डू दिस सेल वर्क टुगेदर? कैसे वर्क करते हैं? तो ध्यान से सुनो, ये बोलता है कि सेल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो सेल्स मिले, जो सेल्स का ऑरिजिन सेम है वो एक साथ रहेंगे, और इनके बीच में एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसको ग्राउंड मैट्रिक्स कहते हैं या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि सेल के बीच में है। ठीक है, और इसी को कहते हैं, ये पूरे कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं? टिश्यू। तो टिश्यू सिमिलर सेल्स होते हैं, सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं जिनका ऑरिजिन और फंक्शन क्या होता है? सेम होता है, और उनके बीच में ग्राउंड टिश्यू भरा होता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है, सॉरी टिश्यू कहा जाता है। तो कह रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ध्यान से देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ग्रुप ऑफ सेल्स विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये रहा इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ग्राउंड मैट्रिक्स, एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, एक सिमिलर फंक्शन करते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे को ही क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू। ठीक है, अच्छा, हम सरप्राइज होंगे जैसे ऑल द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म 4 टाइप के बेसिक टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, जो हाईली स्पेसिफिक है, ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में टू फॉर्म ऑर्गेन लाइक। जैसे अब यही चारों टिश्यू, हर एक और लगभग दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में ऑर्गेनाइज है, किसमें? ऑर्गेन में, जैसे स्टोमक, लंग, हार्ट, किडनी, सब में ऑर्गेनाइज है। ठीक है, जब 2 या 2 से, अच्छा, सेल मिलके क्या बनाता है? सेल मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। तो टिश्यू ऑर्गेनाइज होके क्या बनाए? ऑर्गन बनाए। ऑर्गन जब बहुत सारे एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ऑर्गेनाइज होंगे तो क्या बनाएंगे? और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक से? या तो फिजिकल, नहीं तो केमिकल। केमिकल मतलब हार्मोनल। ठीक है, फिजिकल मतलब नज़दीक नज़दीक रह के। ठीक है, फिजिकली मतलब, तो कह रहे हैं हम कि
व्हेन दो या दो से अधिक ऑर्गन परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन बाय फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन। फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन के वजह से एक ही काम को कर रहे हैं यदि दो या दो से अधिक ऑर्गन को मिलके, तो इसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑर्गन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, माउस से एनस तक, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, हार्ट भी आ गया, नोस्ट्रिल भी आ गया, तो अलग अलग ऑर्गन हैं, सब मिलके एक ही काम कर रहे हैं, O2 को लाना, O2 को लाना और CO2 को बाहर करना, ठीक है। अच्छा, तो आ गया समझ में यहाँ तक? चलिए, सेल्स विथ टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप देयर वर्क इन अ वे दैट दे एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब टिश्यू, सेल्स, ये सब अपने कामों को बहुत अच्छे से क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है ताकि सर्वाइवल ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म को क्या हो सके? आसानी हो सके। सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल, मतलब ये बॉडी को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। आ गया समझ में? एनिमल टिश्यू, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब सेल्स का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है, वो कहाँ है। जैसे नर्वस टिश्यू है तो वो लंबा होगा, जाहिर सी बात है उसको लंबा होना पड़ेगा क्योंकि उसको कंडक्शन करना है, ठीक है, कंडक्शन करना है इम्पल्स का। तो यही बात है। तो अलग अलग सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उनके फंक्शन पर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है, वेरी करता है, वेरी। आ गया समझ में? ठीक है। देयर आर टिश्यू आर डिफरेंट, मतलब टिश्यू को, जो टिश्यू डिफरेंट है, देयर आर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड बॉडली क्लास, इसीलिए टिश्यू अलग अलग होते हैं क्योंकि अलग अलग काम करते हैं उनके सेल्स, ठीक है। तो अलग अलग काम करते हैं, तो हम टिश्यू को बेसिकली 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। कितने कैटेगरी में बांट देते हैं बेटा? 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। कौन कौन बांट देते हैं? जल्दी बोलो, कौन कौन बांटते हैं? पहला, इपिथेलियल टिश्यू सिस्टम। कौन सा टिश्यू सिस्टम? इपिथेलियल टिश्यू सिस्टम। कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम, मस्कुलर टिश्यू सिस्टम, न्यूरल, ठीक है। अच्छा, कौन ऐसा टिश्यू सिस्टम है जो सारे टर्म से बनता है? इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। बहुत अच्छा। इससे न्यूरल किससे बनता है? न्यूरल बनता है इक्टोडर्म में से। किससे बनता है? इक्टोडर्म में से। और ये दोनों किससे बनता है? मेसोडर्म से। किससे बनता है? मेसोडर्म। कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। आ रहा है समझ में? एक्सेप्शन नहीं दिया है तो हम नहीं याद करेंगे। फालतू फालतू कहाँ ले याद करते जाए, इतना बोझ कम है क्या यार फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये देख, ये दोनों का क्या हो गया? ये दोनों मेसोडर्म है और ये क्या है? इक्टोडर्म है। यही इसी से हम रंग देते हैं, यही गधापनी है मेरा। यहाँ देखो, इसको बोलते हैं इक्टोडर्म। और ये क्या है? ये इक्टो भी है, मीजो भी है, इंडो भी है, ठीक है, इंडो। तो कौन ऐसा ऑर्गन है, कौन ऐसा टिश्यू है जो सारे जर्मिनल लेयर से बनता है? इपिथीलियम। इपिथीलियम चारों जर्म लेयर से बनने वाला क्या है? चारों जर्म लेयर से बनने वाला क्या है? डर्म है। डर्म है। डर्म मतलब स्किन, ठीक है, मतलब जो लेयर करता है, ठीक है। आइए, इपिथीलियल टिश्यू नाम है। ईपी मतलब अपॉन, थीलियल का मतलब सेल्स बोल सकते हो या ग्रुप ऑफ सेल्स बोल सकते हो, थीलिया, ठीक है। तो देखिए, इपिथेलियल सेल्स जो भी होंगे ये किसी ना किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होते हैं जो इसी को यही सिक्रीट करते हैं। ये इपिथेलियल सेल्स होते हैं और ये बहुत हाईली पैक्ड होते हैं बेटा, ठीक है। या तो ये सरफेस को देख रहे होंगे या तो ये सराउंडिंग को देखते हैं। नहीं तो मान लो कोई हॉलो ऑर्गन का भी है तो हॉलो ऑर्गन मेरे स्किन के नीचे है ना, तो हॉलो ऑर्गन के यदि ऊपर रहेगा तो ये किसके? बॉडी फ्लूइड को देखेगा। यहाँ बॉडी फ्लूइड होता है। अरे आया कि नहीं है समझ में? तो या तो सराउंडिंग को देखता है, नहीं तो किसको देखता है? ये कवरिंग टिश्यू है एक्चुअली में, ये बॉडी को कवर करता है, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। ये नीचे वाला एक नॉन सेलुलर सब्सटेंस होता है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसमेंट। इसके नीचे, अब चूंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर है और ये इतना टाइटली पैक्ड होते हैं कि इसमें ब्लड वेसल नहीं घुसता, ठीक है। ब्लड वेसल, जाइलम, सॉरी क्या भेन और आर्टरी नहीं घुसता, तो इसके नीचे कनेक्ट टिश्यू पाया जाता है। जहाँ भी क्या होगा, जहाँ भी इपिथेलिया होगा उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा ही होगा। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल का सप्लाई होता है और वही सप्लाई इसको दिया जाता है, ठीक है, नहीं तो मर जाएगा। आ गया समझ में? देखिए, कॉमन रेफर एज इपिथेलियल टिश्यू एज इपिथेलियम। दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस विच फेसेज आइदर बॉडी फ्लूइड, देख रहे हो, बॉडी फ्लूइड, नहीं तो आउटसाइड द इन्वायरमेंट। दस प्रोवाइड, इसका काम क्या है? कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका काम है कवरिंग और लाइनिंग। इपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली में कवरिंग और लाइनिंग सेल्स है। क्या है? लाइनिंग टिश्यू है।
कवरिंग और लाइनिंग सेल कहाँ देखते हैं? या तो बाहर की ओर देख रहे होंगे, नहीं तो बॉडी फ्लूइड की ओर, या तो बॉडी फ्लूइड की ओर देख रहे होंगे, नहीं तो बाहर इन्वायरमेंट में देख रहे होंगे। बाहर इन्वायरमेंट यदि स्किन के पर कवरिंग है, और यदि हमारे जीआईटी के किसी मेंबर में, मतलब गट जिसको आप बोलते हो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उस पर कवरिंग है तो वो बॉडी फ्लूइड को देख रहे होंगे। अच्छा, ये सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, होने भी चाहिए कॉम्पैक्टली पैक्ड, कवर करना है नहीं तो कोई कीड़ा घुस जाएगा, ठीक है। और इनमें चूंकि ये कवरिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब कम्पैक्टली है, तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता तो ब्लड वेसल नहीं इंटर करेगा। अच्छा, ये दो टाइप के होते हैं। यदि सिंपल है, मतलब ये एक लेयर है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक ही लेयर है, तो उसको सिंपल इपिथेलियम बोलेंगे। और एक से ज़्यादा लेयर हो गया तो डिपेंडिंग अपॉन इपिथेलियल टिश्यू, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टिश्यू के आधार पर, मतलब कितने लेयर बन रहा है। यदि एक से ज़्यादा लेयर बन रहा है, मतलब एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और एक से ज़्यादा लेयर बन गया, तो इसको कंपाउंड इपिथेलियम बोलिएगा। आ गया समझ में? अच्छा, कहता है लेयर के हिसाब से, ठीक है। तो सिंपल इपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एक ही लेयर ऑफ सेल्स होता है, और इनका फंक्शन 3 है। ये कहाँ कहाँ मौजूद होंगे? दे एंड क्या बोलता है, सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स एंड फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ द बॉडी, लाइनिंग करता है, इनका काम ही है लाइनिंग। किसका किसका? बॉडी कैविटी, डक्ट या ट्यूब्स का। बॉडी कैविटी, अंदर के बॉडी कैविटी का, डक्ट्स का जो निकलते हैं किसी ऑर्गन से, या ट्यूब्स का, इनका लाइनिंग बनाता है, ठीक है। ये सब इपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड, अच्छा ये लाइनिंग बना रहे हैं कौन? ये। और एक्चुअली में कंपाउंड इपिथेलियम एक से ज़्यादा लेयर के हैं, तो ये प्रोटेक्शन देंगे ज़्यादातर, ठीक है। आ रहा है समझ में? कंपाउंड इपिथेलियम कंसिस्ट 2 और मोर लेयर्स, इसमें एक से ज़्यादा लेयर होते हैं, इसीलिए ये प्रोटेक्टिव फंक्शन देते हैं। जैसे हमारा स्किन, प्रोटेक्टिव फंक्शन एज डज इन आवर स्किन, तो हमारे स्किन पर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियम होता है, वो सब बात की बात है, इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ लेयर के हिसाब से। अब का अगला किससे बांट रहे हैं? ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सिंपल इपिथेलियम को स्ट्रक्चरल ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, इसमें कैसे कैसे सेल का मॉडिफिकेशन हुआ है। सिंपल इपिथेलियम को 3 भाग में बांट देते हैं। चपटे चपटे हो गए स्क्वामस, ट्यूब की तरह हो गए इस तरीका के, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कंपैक्टली ही होंगे भाई। और ये एकदम चपटा चपटा, पेवमेंट बोलते हैं इसको, पेवमेंट मेम्ब्रेन, जैसे टाइल्स घर में होता है ना, उसी तरह का, ठीक है। इस तरीके के सेल, चपटे चपटे सेल्स हो गए। तो स्क्वामस, दूसरा क्यूबाइडल, और तीसरा लंबे लंबे हो गए। इस वजह से इनका जो न्यूक्लियस हुआ वो बेस पे आ जाता है। इनका न्यूक्लियस ऐसा होता है और इनका न्यूक्लियस डिस्क्वाइड होता है, डिस्क की तरह होता है। इनका डिस्क की तरह होता है, इनका बीच में होता है, सेंट्रल होता है, जबकि इसका बेस पे होता है। किसका? क्यूबॉइडल का, कॉलमनार का। तो सिंपल इपिथेलियम को 3 भाग में बांट देते हैं। किसमें किसमें? सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम और कॉलमनार इपिथेलियम। तो देखिए, ये फ्लैटन है, स्क्वामस है, ये क्यूब की तरह है, क्यूबाइडल है, लंबे लंबे हैं, टॉलर हैं, तो एक कॉलमनार। और ये कॉलमनार ही है, मगर इन पर सीलिया है। क्या है? सिलिएटेड कॉलमनार। ये सब पढ़ाएंगे। स्क्वामस जो इपिथेलियम होता है, ये चपटा होता है। तो जहाँ भी एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन या डिफ्यूजन की बात होगी, सब में किसका लाइनिंग पाया जाएगा? स्क्वामस इपिथेलियम का पाया जाएगा। जैसे ब्लड वेसल का लाइनिंग, ठीक है, ब्लड वेसल का लाइनिंग, ये सब किसका बना होता है? जल्दी बता दो। स्क्वामस इपिथेलियम का। ये सिंगल लेयर के बने होते हैं, सिंगल थीन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। जबकि इनका बाउंड्री कैसा होता है? इरेगुलर। क्यों होता है? जैसे कभी देखे हो ऐसा बाउंड्री, मतलब इनका बाउंड्री जो होता है इरेगुलर होता है, ताकि 2 टाइल्स एक दूसरे पर क्या कर जाए, फिल टेसिलेटेड सेल्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, दे आर फाउंड इन कहाँ, ब्लड वेसल्स। हमारा एल्वोलाई का जो सेक्स होता है, एल्वोलर सेक्स, ठीक है, तो एल्वोलर सेक्स ऑफ लंग्स। और किस में इन्वॉल्व होते हैं? फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री, जहाँ पर कोई भी चीज़ डिफ्यूज कर रहा होगा, जहाँ भी कोई चीज़ डिफ्यूज कर रहा होगा, वहाँ पर क्या पाया जाएगा? सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। तो स्क्वामस इपिथेलियम पाया जाता है जहाँ डिफ्यूजन की बात होती है। तो डिफ्यूजन कहाँ? ब्लड वेसल में, ऑक्सीजन CO2 लंग्स में, ठीक है, ऑक्सीजन में, और मतलब सॉरी ब्लड वेसल में, और एयर सेक्स में, एयर सेक्स ऑफ मतलब जिसको एल्वोलाई कहते हैं। आइए क्यूबाइडल इपिथेलियम, जहाँ भी, अच्छा, क्यूबाइडल और कॉलमनार ये दोनों सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार हैं। किसके लिए जिम्मेदार हैं? ये कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर के सेल हैं,
सिंगल क्यूबिकल सेल्स हैं। अच्छा, ये कहाँ मौजूद होते हैं? जहाँ पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन की बात होती है, दोनों में। जैसे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, ट्यूबुलर पीसीटी डीसीटी में। एंड मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन। तो ये कहाँ कहाँ पाए गए, जल्दी बता दीजिए। क्यूबाइडल सेल्स कहाँ मिले? क्यूबाइडल सेल्स मिले डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड में, ग्लैंड्स के डक्ट में मिले। उससे जो डक्ट, जैसे ये ग्लैंड है तो ग्लैंड से जो डक्ट निकलेगा उसमें क्या मिलते हैं? सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम। आ गया? कोई दिक्कत? और मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। एक बात समझ लो, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। यदि इनके बॉडी पर सिंपल स्क्वामस की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इस पर माइक्रोविलाई भी डेवलप करता है बेटा कहीं कहीं पर, और कहीं पर फ्लैजिला भी डेवलप करता है, इस तरह का फ्लैजिला जो बेसल बॉडी से निकलता है। आ गया समझ में? तो इपिथीलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, पीसीटी जिसको आप कहते हो, नेफ्रॉन में तो पाया जाता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो मगर यदि द इपिथीलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल वो बना होता है ऑफ नेफ्रॉन, यही क्यूबॉइडल इपिथीलियम के ऊपर सिलिया आता है, मतलब सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथीलियम। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, माइक्रोविलाई भी कहीं कहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर किडनी में पाया जा रहा है, फॉलोपियन ट्यूब में भी पाया जाता है, तो ये सब आप सीखोगे। फॉलोपियन ट्यूब में ये पाया जाता है बेटा, सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियम, ठीक है। और ये पाया जाता है किडनी में, ठीक है। कॉलुमनर इपिथेलियम की बात कर रहे हैं। इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर सेल्स और टॉलर और सिलिंड्रिकल सेल्स। खींच दिए इसी सेल्स को, खींच दिए तो न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। न्यूक्लियाई कहाँ आ जाएगा बेटा? बेस पर आ जाएगा। एकदम आना ही है, क्योंकि सेल्स को, मान लो ये जो सेल्स है, इस सेल्स को आप खींचोगे, ये सेल्स को खींचोगे तो सेल तो लंबा हो जाएगा ना, और न्यूक्लियस कहाँ रह जाएगा? नीचे। अच्छा, यदि फ्री सरफेस पर क्या हुआ? फ्री सरफेस में है विलाई और माइक्रोविलाई, ठीक है। अच्छा, ये क्या बनाता है? लिमिटिंग ऑफ स्टोमेच, लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ स्टोमेच और इंटेस्टाइन। इसीलिए ये भी किस में मदद कर रहा है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। देखो, ये एक्चुअली में डिफ्यूजन में मदद करता है, और ये दोनों सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, ठीक है। ये लिमिटिंग बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री बनाते हैं किसका? कॉलमनर एपिथेलियम, स्टोमक का और इंटेस्टाइन का जो बाउंड्री बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? जल्दी बताओ। कॉलमनर एपिथेलियम। तो इंटेस्टाइन का बाउंड्री कौन बनाता है? इंटेस्टाइन और स्टोमक का बाउंड्री बनाता है। दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक और इंटेस्टाइन, हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, कॉलुमनार और क्यूबाइडल सेल्स यदि इनके सरफेस पर फ्री सिलिया हुए ऑन देयर फ्री सरफेस, देन इज कॉल्ड सिलिएटेड इपिथेलियम। मतलब सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियम या सिलिएटेड क्यूबाइडल। सिलिएटेड क्यूबाइडल कहाँ पाया गया था? नेफ्रॉन में। बहुत अच्छा, ठीक है। दे आर फंक्शन टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेस पे, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनमें क्या आ जाता है? सिलिया आ जाता है। अच्छा, मेनली प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट हॉलो ऑर्गन। ये हॉलो ऑर्गन में मौजूद होते हैं, जैसे फॉलोपियन ट्यूब में मौजूद होंगे, ब्रोंकियोल्स में मौजूद होंगे, ठीक है। तो क्यूबाइडल इपिथेलियम कहाँ कहाँ मौजूद होता है? ब्रोंकियोल्स में, जिससे वो डस्ट पार्टिकल को क्या कर पाता है? फेंक पाता है बाहर, ठीक है। दूसरा फॉलोपियन ट्यूब में, जहाँ से ये एक को आगे की ओर मूव करता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो देख लीजिए बढ़िया से, ये क्या है? सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियम कहाँ मौजूद है? फॉलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स में। अच्छा, देखिए, हैं ये सिंपल सेल ही, हैं ये सिंपल इपिथेलियम ही, सिंपल इपिथेलियम। यदि क्या हुआ, इस इपिथेलियम का एक सेल कुर्बानी देके ग्लैंडुलर हो जाए, क्या हो जाए? ग्लैंडुलर। तो इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ठीक है। और इसमें यदि इसी में बहुत सारे सेल्स ये कुछ सिक्रीट करें यहाँ पर, और ये भी यहाँ से बाहर निकले, तो इसको बोलते हैं, बहुत सारे सेल सिक्रीट कर रहे हैं तो इसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें एक ही सेल पूरा का पूरा कैसा हो गया है? बोतल की तरह नहीं हो गया, और पूरा का पूरा कैसा हो गया? सिक्रीटरी हो गया। यहाँ पर भी सिक्रीटरी हो गया, मगर बहुत सारे सेल सिक्रीटरी हो गए, ठीक है। सिक्रीशन कर रहे हैं, सिक्रीशन, और यहाँ पोर कर रहे हैं इसके कैविटी में, और यहाँ से ये बाहर जा रहा है। तो सम ऑफ, अच्छा, ये कौन हो सकते हैं? सिक्रीटरी ग्लैंडुलर इपिथेलियम कौन बनता है? क्या स्क्वामस बनता है? नहीं बनता है, स्क्वामस नहीं बनता। कौन बनता है? बहुत अच्छे, स्क्वामस नहीं बनता। कौन बनता है? कॉलुमनर या क्यूबाइडल सेल्स बनते हैं, ठीक है। ये स्पेशलाइज हो जाते हैं फॉर सिक्रीशन,
कुछ स्पेशल, और ऐसे यदि ये कुछ सिक्रीट करने लगे तो इनको बोलने लगते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये दो टाइप के होते हैं बेटा, या तो यूनिसेलुलर, चूंकि ये गोल गोल हो जाएंगे तो गॉबलेट बोलते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड ग्लोबुलर सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, जहाँ से ये हार्मोन सिक्रीट करेंगे। एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्ट, इसमें क्लस्टर ऑफ सेल आएंगे, जैसे सलेवरी ग्लैंड में, इसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना सलीवा को, अपना सिक्रीशन को रिलीज करते हैं, वहाँ से ये सिक्रीशन बाहर निकलता है। ऑन बेसिस ऑफ, अब यहाँ देखिए, ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन, अब कैसे सिक्रीशन पोर कर रहे हैं, या तो ये सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में डाल रहे हैं, या पहले एक ट्यूब में निकाल रहे हैं और उसके बाद ब्लड में डाल रहे हैं। नहीं आया समझ में? यदि ट्यूब में निकाल के ब्लड में डाल रहे हैं, ट्यूब से पहुंचा रहे हैं, ट्यूब से, तो इसको बोलेंगे एक्सोक्राइन, और ट्यूब नहीं है डायरेक्ट ब्लड में पोर कर रहे हैं तो इंडोक्राइन, ठीक है। तो देखिए, ऑन बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सीक्रेट ग्लैंड्स कितने टाइप के हो जाते हैं, ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो टाइप के हो जाएंगे, कौन कौन? एक्सोक्राइन और कौन सा? इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होगा, जैसे म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, वायल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, ये सब एक्सोक्राइन नेचर के होते हैं। तो म्यूकस जो मुंह से निकल रहा है, सलाइवा, लार्ज सलाइवा, एक्सोक्राइन, ईयर वैक्स, वायल ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। एक्सोक्राइन ये डायरेक्ट अपना सिक्रीशन ब्लड में डालते हैं। दीज प्रोडक्ट्स रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब। एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट के थ्रू अपना प्रोडक्ट निकालते हैं। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू। ये अपना प्रोडक्ट डक्ट या ट्यूब्स के फॉर्म में रिलीज करता है, ट्यूब में रिलीज करते हैं, वहाँ से जाके ये टारगेट ऑर्गन तक पहुँचता है। जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड इसके पास डक्ट नहीं हो, इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। यह अपना हार्मोन्स, खासकर इंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलता है वो हार्मोन्स होता है। तो जो प्रोडक्ट जैसे कॉल्ड हार्मोन्स, ये डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बाथ इन द ग्लैंड, मतलब डायरेक्टली ब्लड फ्लूइड में क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। तो ये अपने प्रोडक्ट को, जिसको आप हार्मोन्स बोल रहे हो, उसको डायरेक्टली फ्लूइड में, मतलब ब्लड में पोर करते हैं। आ गया समझ में? ब्लड में पोर करते हैं। आइए, कंपाउंड एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम बेटा? कंपाउंड एपिथेलियम। एक से ज़्यादा लेयर होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ लेयर, ठीक है। 10 लिमिटेड रोल इन, इसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है, ये एक्चुअली में प्रोटेक्शन देगा। मेन फंक्शन इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के जैसे माउथ है, तो माउथ में तो हम रोज खाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सेल तो डैमेज होता है, तो उसको बचाता कौन है? यही कंपाउंड एपिथेलियम। इस पर कंपाउंड एपिथेलियम का बक्कल कैविटी में लाइनिंग होता है। अच्छा, दे कवर ड्राई स्किन, इसका एपिडर्मिस केराटिनाइज हो जाता है, ठीक है, केराटिनाइज हो जाता है। अच्छा, कहाँ पाया जाएगा? ड्राई स्किन में पाया जाता है कंपाउंड एपिथेलियम। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी में पाया जाएगा। जहाँ भी बेटा लगे कि सिक्रीशन क्या हो जाएगा, मतलब जहाँ पर भी डैमेज होगा वहाँ पर ये पाया जाएगा। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड एंड पेनक्रिएटिक डक्ट में भी क्या पाया जाता है? कंपाउंड। तो इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड और पेनक्रिएटिक डक्ट में भी क्या पाया जाता है? कंपाउंड एपिथेलियम। याद रखना, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड एंड पेनक्रिएटिक डक्ट में क्या पाया जाता है? यही पाया जाता है। आइए अगला बात करते हैं, कहता है ऑल सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। सही है। अब यदि मान लो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन हो जाए ऐसे, क्योंकि इंटरसेलुलर माने तो ई सेल में क्या बन रहा है इसको पता होना चाहिए ना, तो ये दोनों एक दूसरे में इस तरीका से एक कनेक्शन बना लेते हैं। इसको बोलते हैं बेटा जंक्शन, गैप जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन, ठीक है, दो सेल के बीच में। दे आर 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, ठीक है, आर फाउंड इन इपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। तो इपिथेलियम और अदर टिश्यू, कोई भी टिश्यू में 3 टाइप के, इपिथेलियम और अदर टिश्यू में कितने टाइप के जंक्शन दिखाई देते हैं हमको? 3 टाइप के जंक्शन दिखाई देते हैं। पहला, अच्छा, दे आर कॉल्ड एज टाइट, एडहेरिंग और गैप जंक्शन। पहले हम देखते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन मतलब ये दोनों में गैप होगा, मतलब ये दोनों का मटेरियल एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके, तो कौन सा बोलेंगे? गैप जंक्शन। तो देखो, गैप जंक्शन आर फैसिलिटेटेड बाय सेल्स ऑफ कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ एडजॉइनिंग सेल। दोनों से प्लाज्मोडेस्माटा क्या हो गया? एक प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन है दोनों सेल के पर। ये किसके लिए है? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। गैप जंक्शन क्यों है? ये दोनों का प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है ऑफ एडजॉइनिंग साइटोप्लाज्म,
ठीक है, ताकि सेल एक दूसरे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, इससे आयंस का स्मॉल मॉलिक्यूल और बिग मॉलिक्यूल का जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो सके। ठीक है, दूसरा टाइट जंक्शन। कैसा जंक्शन? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन होता है ताकि एक सेल से कोई भी सब्सटेंस लीक ना करे, ठीक है, ऐसा जंक्शन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? टाइट जंक्शन। और अगला जंक्शन, ताकि लीक फ्री हो जाए टिश्यू, तो ये एक दूसरे को चिपका दिया, जहाँ पर लीक नहीं करना वहाँ ये रहेगा, जहाँ पर सेल को कम्युनिकेट करना है वहाँ क्या रहेगा? गैप जंक्शन। और जहाँ पर सेल को ठीक है एक दूसरे से जोड़ने की बात आएगी, तो देखिए क्या होता है, इस तरह का एक डेस्मोटिब्यूल बनता है और इससे इसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिससे ये दोनों सेल एक दूसरे पे चिपक के रहते हैं। मतलब जब दो सेल को समझ लो चिपका के रखना है तो एडहेरिंग जंक्शन होता है। अरे आ गया। लीक नहीं करवाना है तो टाइट जंक्शन, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराना है गैप जंक्शन, और दोनों सेल को एक दूसरे से टाइटली पैक करके रखना है तो एडहेरिंग जंक्शन का प्रयोग किया जाता है, कुदरत प्रयोग करती है। आ गया समझ में? तो एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग ऑफ नेबरिंग सेल्स ऑफ टुगेदर। ठीक है, आइए कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव, नाम ही है, कनेक्ट कर रहा है। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जो टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है होता है बॉडी में, वो कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट एबडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देख, जैसा कि नेम बता रहा है, इसका नाम ही बता रहा है कनेक्ट करना, मतलब ये दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये लिंकिंग एंड सपोर्टिंग ऑर्गन है, सपोर्टिंग टिश्यू है। ठीक है, तो लिंकिंग और सपोर्टिंग, जबकि वो कवरिंग टिश्यू कौन था? इपिथेलियल टिश्यू। तो इनको कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन, कौन कौन? लिंकिंग और सपोर्टिंग अदर टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है, ऑफ द बॉडी। तो ये लिंक करता है, जोड़ता है और सपोर्ट देता है। जैसे इपिथेलियल भी किसके ऊपर था? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही था, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। अच्छा, इसका जो रेंज होता है, ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से स्पेशलाइज, सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है, हार्ड भी होते हैं, स्पेशलाइज भी होते हैं कनेक्टिव टिश्यू विच। अच्छा, स्पेशलाइज में कौन आ जाते हैं? स्पेशलाइज में कौन आ जाते हैं? इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, इसमें कौन कौन आते हैं बताइए? ये सॉफ्ट से लेके, मतलब ये सिंपल क्या बोल रहा है बेटा, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तक होते हैं, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं? कार्टिलेज आ जाते हैं, बोन आ जाते हैं, सीपोज आ जाते हैं, ब्लड आ जाते हैं। ठीक है, ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान से सुनो, सारे कनेक्टिव टिश्यू में क्या पाया जाता है? फाइबर्स पाए जाते हैं। किस में नहीं पाए जाते हैं? तो सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फाइबर्स। कोलाजेन के फाइबर्स मिलेंगे, इलास्टिन के फाइबर्स मिलेंगे। ठीक है, कोलाजेन देखो यहाँ पर दिखाया गया, जैसे ये देखो, एक्चुअली में ये कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान से सुनो, ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें क्या क्या मिलता है? तो एक सेल मिल रहा है, इसको कहते हैं कोलागन। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो सिंगल है, ठीक है, इसको फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, सिंगल रहता है। कोलागन स्ट्रेंथ देता है, तो स्ट्रेंथ देने वाला जो सेल होता है वो हमेशा ग्रुप में मिलेगा। तो ये हो गया कोलागन फाइबर। और इसके चारों ऊपर यहाँ मैट्रिक्स है बेटा, मैट्रिक्स, और इसमें बहुत सारे सेल्स भी, इसमें दो टाइप के फाइबर मिले, कौन कौन? कोलागन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट। और कुछ स्पेशल सेल्स मिलते हैं, जैसे माइक्रोफेज, खाने पीने वाला सेल्स मिलता है, ये माइक्रोफेज है। ठीक है, खाने पीने वाला सेल्स। मास सेल, ये बहुत चीज़ सिक्रीट करेगा। ठीक है, और भी सेल्स मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देख, तो कहता है कि कनेक्ट, अच्छा ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। आगे देख लेंगे बेटा ब्लड के बारे में। तो यहाँ देखो, तो अच्छा बेटे, ये जो होता है ना, इसमें जो फ्लूइड होता है, ये थोड़ा गाढ़ा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा, समझ लो चिपचिपा टाइप का फ्लूइड भरा होता है इसके। तो ये क्या है, आप पहचान लेना। ये अच्छा, ये एक सेल है, ये सेल है जो क्या निकाल रहा है? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, इसी से क्या निकल रहा है? इसको कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। ये कॉन्ड्रियोसाइट, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक सेल है। इससे क्या निकल रहा है? फाइब्रोब्लास्ट, सॉरी बार बार फाइब्रोब्लास्ट बोल रहा है, फाइब्रो, इससे निकल रहा है, क्या निकल रहा है? कोलेगन फाइबर। ठीक है, वैसे ही अलग अलग टाइप के, ये भी एक सेल है, इसमें अलग अलग टाइप के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा आइए तो काट ले। कहता है एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलागन और इलास्टिन। तो ध्यान से सुनो, इसमें दो टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल और कोलागन। ठीक है, कोलागन का काम है स्ट्रेंथ देना, और फाइब्रोब्लास्ट का काम है इलास्टिसिटी देना। ठीक है, तो देखिए, द फाइबर्स प्रोवाइड, कौन? स्ट्रेंथ। कोलागन स्ट्रेंथ देता है, जबकि इलास्टिन इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो इलास्टिन ये काम करता है और कोलागन ये काम करता है ऑफ द टिश्यू। अच्छा दीज सेल्स
अच्छा, इन्हीं के जो सेल्स इसमें मौजूद हैं वो एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो हाइलुरोनिक एसिड, कौन सा एसिड, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रीट क्या, पॉलीसैकेराइड विच एक्यूमुलेट इन बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स एंड द फाइबर्स, मतलब इनमें जो सेल्स हैं वही क्या सिक्रीट करते हैं, इसके ग्राउंड टिश्यू को, ग्राउंड मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं, और क्या सिक्रीट करते हैं, फाइबर्स को भी सिक्रीट करते हैं जो कि इनके बीच में रहता है। इन्हीं को इनका मैट्रिक्स या ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, एक्ट एज ए मैट्रिक्स। अच्छा, अब कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा समझो, कनेक्टिव टिश्यू में यदि ये जो फ्लूइड हुआ ये थोड़ा कम हुआ और ये थोड़ा ज़्यादा हुआ और फाइबर्स वगैरह ये सब जो सेल्स वगैरह हैं वो कम हुए, तो ये लूज टाइप का दिखेगा, ऐसे को कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। आ गया। और यदि क्या हुआ, यदि फाइबर्स कम हुए, फाइबर्स क्या हुए, ज़्यादा हुए, फाइबर्स ज़्यादा हुए और मैट्रिक्स कम हुआ, मतलब ये जो हाइलुरोनिक एसिड है वो कम हुआ, तो उसको कहेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, सेल्स फाइबर्स ज़्यादा होंगे और रिलेटिवली फ्लूइड कम होगा। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज़्यादा होगा और फाइबर्स वगैरह कम होंगे। और तीसरा होता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो हम बोले कि हम कनेक्टिव टिश्यू को 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे, कौन सा, लूज जिसमें पतला सा है, मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान से समझना, लूज कनेक्टिव टिश्यू हो, कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान से समझना, लूज कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और देयर फाइबर्स लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में लूजली अरेंज होते हैं। जैसे एरियोलर टिश्यू, ये भी स्किन के नीचे निकलता है, ठीक है, मतलब होता क्या है ना, जैसे ये इपिथीलियम है, इपिथीलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके नीचे जो टिश्यू होता है बेटे उसको कहते हैं एरियोलर टिश्यू, डर्मिस बोलते हैं इसको, दोनों को मिला के डर्मिस। और इसके नीचे होता है बेटा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज जो टिश्यू होता है इसका काम है फैट को स्टोर करना, इसीलिए, और ये दोनों को मिला के डर्मिस बोलते हैं। तो डर्मिस कौन बनाता है, एरियोलर भी बनाता है और एडिपोज भी बनाता है। इसका काम है फैट को स्टोर करना, इसमें फाइबर्स वगैरह होते हैं, इसमें फाइबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो दोनों स्किन के नीचे मिलता है, इसलिए दोनों के लिए स्किन के नीचे लिखा गया एनसीईआरटी, ठीक है। आओ, तो सेमी ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू, ये बीनेथ द स्किन होता है, ऑफ्टन इट सर्व एज सपोर्ट और फ्रेमवर्क ऑफ इपिथीलियम को फ्रेमवर्क देता है जिस पर इपिथीलियम खड़ा होता है। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, इसमें फाइब्रोब्लास्ट होता है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो क्या सिक्रीट कर रहा होगा फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स, कौन सा, कोलेजन। फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या सिक्रीट कर रहा होगा, फाइबर्स सिक्रीट कर रहा होगा, ठीक है। और कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल क्या सिक्रीट कर रहा होगा, कोलेजन फाइबर, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। अच्छा, माइक्रोफेजेज पाए जाते हैं इसी में, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर सिक्रीट कर रहे होंगे, माइक्रोफेजेज खा पी रहे होंगे, और मास से लिए बहुत चीज़ सिक्रीट करता है बेटा, हिस्टामिन सिक्रीट करता है, भैंसोप्रेसिन सिक्रीट करता है जिससे पित्ती उत्ती उछल जाता है, ठीक है, या भैंसोडाइलेटर, ठीक है। मास सेल बहुत चीज़ सिक्रीट करता है और ये कहाँ पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में, ठीक है, डर्मिस में। अच्छा, अगला होता है एडिपोज टिश्यू, ये नीचे है, डर्मिस में भी है, ये भी नीचे है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बीनेथ द स्किन, ये भी स्किन के नीचे है। अरे भाई, इसके नीचे अथी है, ये जो टिश्यू है ये इसका काम है फैट को स्टोर करना, ठीक है। अब देखो ये रहा एडिपोज टिश्यू, जैसे जैसे ये फैट को स्टोर करता जाता है, ये पूरा का पूरा फैट एरिया है, फैट एरिया स्टोर हो गया, न्यूक्लियस पीछे चला गया, इसका न्यूक्लियस पेरिफेरल हो गया, ठीक है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल दिखाया हुआ है। तो पूरा का पूरा फैट, तो जैसे जैसे हम खाना खाएंगे और कूढ़ी की तरह खाना खाते जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे, तो सारा का सारा खाना किस में बदलता जाएगा, फैट में बदलता जाएगा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू स्पेशलाइज टू स्टोर फॉर एक्सेस न्यूट्रिएंट, जो हम खाए काम नहीं किए, मान लो हम खूब चावले खाए, मगर हम लोग देखते हैं बहुत लोग चावले खाता है और मोटा हो जाता है, कारण क्या, इसका जो एक्सेस न्यूट्रिएंट होता है जो शरीर में इमीडिएटली यूज़ नहीं होता उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, और किस फॉर्म में, और इस टिश्यू में ले जाके जमा कर दिया जाता है। आ गया समझ में। अच्छा, फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्ट, यदि फाइबर्स और फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, और फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, ये दोनों यदि कॉम्पैक्टली पैक्ट हो गए, कॉम्पैक्टली एकदम टाइटली, मतलब इसमें
टाइटली मतलब इसकी संख्या ज़्यादा होगी और मैट्रिक्स कम होगा, टाइटली पैक्ड हो गए तो क्या बन जाएगा बेटा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता है, यदि रेगुलरली अरेंज है, जैसे ये फाइबर्स है, ये फाइबर्स है, ये फाइबर्स है, उनके सेल्स सब रेगुलर में अरेंज है, एकदम रेगुलर, तो इसको कहेंगे रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और यदि इरेगुलर है, जैसे यहाँ देखो बिखरे हुए हैं, ये फाइबर्स है, ये फाइबर्स है, ये फाइबर और सेल्स बिखरे हुए हैं इधर उधर, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, डेंस इरेगुलर टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन रो बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल, तो कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स पैरेलल बंडल में होते हैं, ठीक है, जैसे किस, अच्छा इसका एग्जांपल कौन हो गया, टेंडन, टेंडन याद रखना बेटा, टेंडन, टेम, TEM, TEM मत याद रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। टी मतलब टेंडन, मसल, टेंडन मसल को बोन से, TM भी याद रखना, ठीक है। तो टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है, किसको जोड़ता है, विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ता है। और दूसरा कौन होता है, लूज मतलब रेगुलर कनेक्टिव, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल लिगामेंट, ये किसको किससे जोड़ता है, ये जोड़ता है बबली, याद रखना बबली, बबली मतलब बोन टू बोन, ठीक है, बोन टू बोन को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, बोन टू बोन, तो ये अटैच करता है बोन से टू अनदर बोन, विच अटैच वन बोन विथ अनदर, ठीक है। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आते, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। इसमें फाइब्रोब्लास्ट और मैनी फाइबर जैसे कोलागन, ये ओरिएंटेड डिफरेंटली, इरेगुलरली ओरिएंटेड होते हैं, कैसे ओरिएंटेड होते हैं, इरेगुलर ओरिएंटेड होते हैं। अब देख बेटा, कहता है इसमें कोलागन फाइबर्स डिफरेंटली, दिस टिश्यू आर परनेट बिनेथ द स्किन, दिस टिश्यू आर प्रेजेंट इन द स्किन, ये स्किन में मौजूद होता है, कौन सा डेंस इरेगुलर स्किन में मौजूद होता है, ये डायरेक्ट लिखा है NCERT, स्किन में मौजूद होता है, डेंस इरेगुलर मतलब स्किन के नीचे जो डर्मिस मौजूद है उसमें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड, ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल तीन दिए हुए हैं, कार्टिलेज, ब्लड और बोन्स, ठीक है। अच्छा, कहता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, ये सॉलिड होता है, कैसा होता है, सॉलिड, मगर सॉलिड तो होता है मगर उतना ज़्यादा सॉलिड नहीं होता, ये प्लायबल होता है, ये प्लायबल हो मतलब थोड़ा मुलायम होता है। तो इसका जो इंटरसेलुलर स्पेस मैट्रिक्स होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल जो होता है कार्टिलेज का, वो सॉलिड और प्लायबल होता है, सॉलिड भी तो होता है मतलब कठोर तो होता है मगर थोड़ा सा मुड़ सकता है, इसलिए कंप्रेशन को रसिस्ट कर सकता है, थोड़ा मुड़ता है बेटे, इसलिए जैसे नाक का आपका जो बत्ती है, जो कहता है मारेंगे नाक तोड़ देंगे, कान तोड़ देंगे, कान का जो पिन्ना का जो अथी है वो सब किसका बना हुआ है, इसी का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। द सेल्स ऑफ द टिश्यू, इसके जो सेल्स होता है मतलब एक्चुअली में ये जो बनता है मतलब कार्टिलेज बनता है, कार्टिलेज और उसका जो मैट्रिक्स बनता है वो कॉन्ड्रोसाइट से, मतलब कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। ये एक कैविटी में इंक्लोज होते हैं जिसको लेकुना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकुना, ठीक है, इंक्लोज इन ए कैविटी, ये देखो ये कैविटी में इंक्लोज है, ठीक है, और इसमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इंक्लोज इन ए कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम, और जिसमें वही क्या करते हैं, मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक से, इसको लेकुना बोलते हैं बेटा, ये लेकुना है, ठीक है। तो देखो ये कोलाजन का फाइबर्स है, ठीक है, कोलेजन के फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए ये ज़्यादा हार्ड हो गया है, ठीक है, हार्ड हो गया, स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है, और मगर ये प्लायबल है, और इसके ये कार्टिलेज के सेल्स हैं जिसको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट, अच्छा वर्टिब्रेट के इम्ब्रियो में भी कार्टिलेज होता है जो बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है बोन में, ठीक है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट नाक के टिप पर, आउटर ईयर जॉइंट्स पर, जो आपको बोला गया है आउटर ईयर जॉइंट्स, इन बिटवीन दो सेल बोन्स और वर्टिब्रल कॉलम, बट वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी कार्टिलेज मौजूद होता है इस तरीक़ा से, ठीक है। लिम्स, हैंड्स, इन सभी में क्या मौजूद होता है, लिम्स में, हैंड्स में, ठीक है। तो बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ, कहाँ एडजेसेंट बोन, दो बोन के बीच में, कहाँ के बोन के बीच में, अच्छा जैसे दो बोन के बीच में भी कार्टिलेज होता है, यहाँ भी कार्टिलेज लगा रहता है, यहाँ भी कार्टिलेज, नहीं तो घिस जाएगा ये दोनों बोन, ठीक है। और ये सब हाइलीन नेचर का कार्टिलेज है, वो सब छोड़ दो। तो यह वर्टिब्रल कॉलम है, लिम्स
और हैंड्स इन द एडल्ट्स। तो वर्टिब्रल कॉलम, दो बोन्स के बीच में कहाँ कहाँ, वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स और हैंड्स इन एडल्ट्स, ठीक है। बोन्स का तो देखो यहाँ पर क्या था, सॉलिड था, प्लाएबल था, सॉलिड था, यहाँ लिखता है हार्ड हो गया भैया। इनका जो मैट्रिक्स है वो नॉन प्लाएबल है, ग्राउंड सब्सटेंस, रिच इन कैल्शियम। और ये कैल्शियम कार्बो इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट खाओगे, सॉरी कैल्शियम चूना थोड़ी खाना है, जितना ज़्यादा आपको क्या खाना होगा, कैल्शियम रिच फूड, तो आपका हड्डी मजबूत हो जाएगा। एंड कोलाजन फाइबर्स विच आर बॉर्न इट्स इन इट्स स्ट्रेंथ, इसमें कोलाजन, और इसमें जो एक एक इस ये जो लेकुना है इसमें एक एक सेल मौजूद होते हैं बेटा, एक एक सेल मौजूद होते हैं, ठीक है, ये एक एक सेल हैं इसके, ठीक है। तो द मेन टिश्यू दैट सपोर्ट स्ट्रक्चरल, मतलब जो आपको खड़े रहने में, जो आपके शरीर को मेन प्रोटेक्शन देता है, वो कौन है, मेन टिश्यू, द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड। तो बोन का काम है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देना, एनसीईआरटी लिखता है इसका। बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है और नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है जो कैल्शियम रिच है, और इसमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो उसको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। बोन का काम क्या है, ये सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट ऑर्गेन, सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गेन को। आपके लंग के चारों ओर क्या है, बोन सेल्स, जिसको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। बोन सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्टियोसाइट्स। जैसे वहाँ कॉन्ड्रोसाइट्स बोल रहे हैं, यहाँ बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। डैट आर प्रेजेंट इन द स्पेस लेकुनी, ठीक है, लेकुना बोलते हैं, लेकुनी बोलते हैं, ठीक है, लेकुना या लेकुनी मौजूद होता है। जैसे लिम्ब बोन, जैसे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द, अच्छा, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे लॉन्ग बोन जो होते हैं वो आपके वेट को बियर करने में मदद करते हैं, सर्व एज ए वेट बियरिंग फंक्शन, ठीक है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। तो लॉन्ग्स बोन्स होते हैं, लिम्ब बोन्स होते हैं, जैसे लिम्स बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग। लिम्ब बोन कहाँ पाए जाए, लॉन्ग बोन, लिम्स, वो आपके वेट को बियरिंग करते हैं। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल, जिससे आप मूवमेंट कर पाते हो। यदि स्केलेटल मसल कंप्रेस होते हैं तो मसल, तो उससे लगा हुआ हड्डी भी क्या करता है, मूव करता है, जॉ मूव करता है, ठीक है। जॉ में जो मसल लगा हुआ है वो किससे लगा हुआ है, जॉ में मसल्स है, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मूवमेंट होगा आपके मसल्स का, आपका पोस्चर चेंज करेगा, आपका पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। तो स्केलेटल मसल अटैच टू देम ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। तो बोन मैरो, अच्छा, लॉन्ग बोन्स के अंदर में खाली जगह होता है, क्या होता है बेटा, लॉन्ग बोन्स के बीच में खाली जगह होता है। अब बोन्स तो बना नहीं, अब देख लो हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ सपोर्ट करोगे तो हम भी वो वाला ले लेंगे तो और अच्छा से पढ़ा पाएंगे। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। इस पार्ट को बोलते हैं इपीफाइसिस, ठीक है, इसी में सेल्स बनते हैं, ब्लड सेल्स। तो लॉन्ग बोन के जो इसको डायफाइसिस बोलते हैं। तो जहाँ पर इस पार्ट में, जहाँ पर फूला हुआ पार्ट दिखा रहे हैं, इसी में क्या बनते हैं बेटा, इसी में आपको पाए जाते हैं ब्लड सेल्स। क्या पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स। तो इसी में पाया जाता है ब्लड सेल्स। आ गया समझ में, अच्छा। अब देखो, ब्लड जो होता है, ब्लड सेमी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पहले बात, कंटेन प्लाज्मा, मगर इसमें फाइबर्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, प्लाज्मा मिलेगा, फाइबर्स नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा, इसमें आरबीसी मिलता है, डब्ल्यूबीसी मिलता है, प्लेटलेट मिलता है, सब जानता है। मेन फंक्शन इनका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, चाहे वो गैस हो चाहे हार्मोन्स हो, कुछ का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। आ गया समझ में, चलिए, ये कार्टिलेज ये सब दिखाया हुआ है। अच्छा, नीचे क्या दिखा हुआ है याद रखिएगा, ये ब्लड है, ये प्लेटलेट है, ये डब्ल्यूबीसी, रेगुलर सेल्स वाले डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आइए, मसल टिश्यू मेसोडर्मल ऑरिजिन के होंगे बेटे। कैसे ऑरिजिन के होंगे ये सारे के सारे कैसे होते हैं, मेसोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। कैसे होते हैं, मेसोडर्मल ऑरिजिन के ये सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैसे होते हैं बेटा, मेसोडर्मल ऑरिजिन के पाए जाते हैं। देखिए अभी हमको आता नहीं था, अभी हम इसको बड़ा कर दिए, ठीक है ना, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए, मेसोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। ईच मसल किसका बना हुआ है, पहले सुन लो। जैसे मान लो कोई भी आप मसल देखोगे तो ऐसा होता है बेटा, मसल काट के देख रहे हैं। एक्चुअली में ये क्या बनाया हमने, ये टेंडन बनाया बेटा, टेंडन वही फाइबर जो इसको कनेक्ट कर रहा है। एक्चुअली में ये मसल जो होता है ना, वो बंडल्स में होते हैं, इसको मसल का बंडल बोलते हैं। और इसी में मसल्स के सेल्स होते हैं, मसल्स के सेल्स जो लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। एक्चुअली में ऐसे ऐसे होते हैं, लंबे लंबे मसल्स के सेल्स होते हैं, ठीक है, मसल फाइबर। और इनके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है। इनके ऊपर देख रहे हो, सबसे लार्जेस्ट है भाई, इसके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू, इवन इसके सेल्स के ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है।
ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग वेरी मैनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज पैरेलल। कैसा अरेंज होता है बेटा? पैरेलल अरेंज होता है, ठीक है। दीज फाइबर्स आर कंपोज ऑफ, अच्छा ये जो फाइबर्स होते हैं, ध्यान से सुनना, इस फाइबर्स में बहुत सारे, ध्यान से सुनो ना, बता देते हैं। इस फाइबर्स में बहुत छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जब ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है, हम पढ़ाएंगे मोशन में, ठीक है, जब मूवमेंट पढ़ाएंगे आपको, मूवमेंट और लोकोमोशन, तब आपको पढ़ा दिया जाएगा जब सिस्टम पढ़ाया जाएगा। तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये प्रोटीन के फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ग्रुप ऑफ फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये ग्रुप ऑफ फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इस प्रकार हमारा मूवमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं मायोफाइब्रिल। क्या बोलते हैं? मायो मतलब मसल और फाइब्रिल मतलब धागानुमा। मायोफाइब्रिल, ये एक्चुअली में मायोफाइब्रिल मसल के सेल हैं। मुर्गा खाया है ना, तो उससे वो पतला सा निकलता है, ठीक है, किसी को बताना मत, ठीक है। तो दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ नंबरस फाइन फाइब्रिल्स, जिसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मैनी मसल फाइब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है जब आप इसको स्टिमुलस देते हो, और रिलैक्स करता है जब ये अपने लेंथ पर आ जाता है, ठीक है, मतलब रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट कोऑर्डिनेटेड फैशन। किसके वजह से? इसमें मौजूद एक्टिन और मायोसिन के वजह से, जिसके वजह से मसल का कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, हमारा मूवमेंट होता है। अच्छा, एक्शन मूवमेंट ऑफ बॉडी अगेंस्ट द चेंज इन इन्वायरमेंट, ये किसके वजह से होता है? इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, कोई स्टिमुलस आया, तब हमको होता है टू मेंटेन द पोजिशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, तो इन जनरल मसल इंपॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल 3 टाइप का होता है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, ठीक है। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। देखो स्केलेटल मसल ये ट्यूब लाइक होता है। कैसा होता है? ट्यूब लाइक, इस तरह का होता है स्केलेटल मसल। इसी में क्या पाए जाते हैं? मायोफाइब्रिल्स। तो जब ये मायोफाइब्रिल्स है, ये स्केलेटल मसल का ही दिखाया गया है। तो देखो इसमें प्रोटीन के ऐसे फाइबर्स, तो जब ये प्रोटीन फाइबर क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये मसल भी क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो स्केलेटल मसल क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स, स्केलेटल बोन से जुड़ा होता है। अच्छा, इसमें जैसे टिपिकल मसल्स बोन्स आर बाइसेप, स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स बंडल टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन, ठीक है। तो कहता है इन ए टिपिकल मसल, जैसे बाइसेप्स में स्ट्रिएटेड मसल, इसमें स्ट्रिएशन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? ये मसल्स कैसे हैं? स्केलेटल मसल स्ट्रिएटेड होता है, मतलब इसमें एक्टिन और मायोसिन के क्या पाए जाते हैं? स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर, ये दोनों बंडल में रहते हैं, बंडल में रहते हैं, ठीक है, टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। पैरेलल फैशन में सब अरेंज होते हैं, ठीक है। देख पैरेलली बहुत सारे अरेंज है, ऐसे ऐसे बहुत सारी पैरेलली अरेंज है, ठीक है। ए सीथ ऑफ, अब इनके ऊपर वो कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है। सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर, सब के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू, और पूरा लेकुनी के ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है, ठीक है। तो देखो ये इस तरह पाए जाते हैं, ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इनका क्या है? न्यूक्लियस। हर एक में एक गो न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। स्मूथ मसल्स टैपरिंग होता है, ऐसा होता है टैपरिंग, इस तरीका का, इस तरह का टैपरिंग होता है, ठीक है, मतलब स्पिंडल से पेड होता है। तो टैपर एट बोथ हिंड पर पतला, मतलब इसे शेप को फ्यूसीफॉर्म कहते हैं। फ्यूसीफॉर्म का मतलब ऊपर नीचे पतला, बीच में मोटा, ऊपर नीचे पतला, बीच में मोटा। दे डू नॉट सो स्ट्रिएशन, इसमें स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता, जबकि इसमें स्ट्रिएशन मतलब इसमें एक्टिन माइस, ये हम यदि स्ट्रिएशन नहीं पाया जाएगा बेटे तो वो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होगा। स्ट्रिएशन पाया जाता है इसलिए स्ट्रिएटेड मसल कंट्रोल में होता है, ठीक है। या स्केलेटल मसल को स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं, इसको नॉन स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। अच्छा, इनमें जितने भी मसल्स हैं इनमें सेल जंक्शन पाए जाते हैं ताकि ये एक दूसरे से चिपक के रहें, सेल जंक्शन पाए जाएंगे, ठीक है। आर बाउंडेड टुगेदर कनेक्ट, अच्छा, सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू सीथ, ये भी बंडल्ड होते हैं किसमें? कनेक्टिव टिश्यू सीथ में, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे इंटरनल ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? इंटरनल। दे आर वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे ब्लड वेसल्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सब में कौन सा मसल पाया जाता है? कंटेंट स्मूथ मसल। तो ब्लड वेसल, स्टोमक, इंटेस्टाइन में कैसे मसल पाए जाते हैं? स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूमेंट्री होते हैं, अनैच्छिक होते हैं, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, ठीक है।
वी यू वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट बाय थिंकिंग, ठीक है, जैसे स्केलेटल मसल को हम कर सकते हैं। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल में बेटा ब्रांचिंग होता है, अभी तक ब्रांचिंग नहीं इसमें था, नहीं इसमें था, इसमें ब्रांचिंग होता है। इसमें इंटरकलेटेड डिस्क, अच्छा ये भी बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है, मतलब देखो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है जबकि ये सब यूनी न्यूक्लिएटेड था। अरे यार है समझ में, ये सब यूनी, बस ये चिपका हुआ था, ये भी चिपका हुआ रहता है, जबकि इसमें ब्रांचिंग है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है और इसमें इंटरकलेटेड डिस्क पाया जाता है, जिससे एक बार इंपल्स एक फाइबर में भी आया तो वो सब में यूनिफॉर्मली क्या कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। दूसरी बात ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तीसरी बात ब्रांचिंग है। चौथी बात स्ट्रिएटेड है, मतलब ये है ऐसा, मगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब इसका फंक्शन ऐसा है। अरे आया, इसमें स्ट्रिएशन मिलता है, ठीक है, स्ट्रिएशन मिलता है स्मूथ मसल की जैसा, और ये इसमें भी गैप जंक्शन मौजूद है, जंक्शन बिटवीन फाइबर, तो जंक्शन इसमें मौजूद है, जंक्शन इसमें मौजूद है, इसमें जंक्शन नहीं है। आ गया, तो कार्डियक मसल फाइबर इन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, तो हार्ट में मौजूद जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है उसका क्या नाम है, और ये ज़िंदगी में सबसे बेस्ट टिश्यू है, बहुत ज़िंदगी भर काम करता है, मतलब 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो समझ जाइए क्या होगा, ठीक है ना, आप निकल लीजिएगा। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल ऑफ द सेल्स, इसमें सेल जंक्शन मौजूद होता है, जिससे ये आपस में क्या हो जाते हैं, इनके सेल्स क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं और सिनोसिटिक कंडीशन बन जाता है। देख रहे हैं ये एक ही है, ठीक है, मगर ये सब सिनोसिटिक है, सिनोसिटिक एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, ठीक है। कम्युनिकेशन जंक्शन मौजूद होते हैं जिसको इंटरकलेटेड डिस्क बोलते हैं, मतलब इनके एक जहां ब्रांचिंग होता है वहीं पर इंटरकलेटेड डिस्क है, देख रहे हैं इंटरकलेटेड, जिससे क्या होगा, इंपल्स का कंडक्शन फास्ट होगा, ठीक है। एट सम फ्यूजन पॉइंट, जहां फ्यूज करते हैं वहां पर, ठीक है, इसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट एज ए सिंगल यूनिट, मतलब व्हेन वन यूनिट रिसीव सिग्नल इट कॉन्ट्रैक्ट द नेबरिंग एंड ऑल्सो स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन, मतलब सबको मिला के कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। अगला होता है न्यूरल टिश्यू। कौन होता है बेटा, न्यूरल टिश्यू। आइए बेटा, न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू, ये लंबा लंबा सेल्स होता है, सबसे लंबा, ठीक है। ये बॉडी को कंट्रोल करता है, चाहे वो कौन सा इपिडर्मिस हो, इपिडर्मल या कनेक्टिव, सबको कोऑर्डिनेट तो करना होगा ना, तो कोऑर्डिनेट करेगा कौन, न्यूरल टिश्यू। तो बॉडी को एक बैलेंस में कौन रखता है, न्यूरल टिश्यू। चाहे अब न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन्स आएंगे जो कहाँ से निकलते हैं, ब्रेन नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड, आ रहा है समझ में। तो न्यूरल टिश्यू exert a great control over the body रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, तो न्यूरल टिश्यू ही बॉडी को रिस्पॉन्ड करता है, ग्रेट कंट्रोल ओवर द बॉडी, ठीक है, इसका बॉडी पर कंट्रोल होता है और रिस्पॉन्स दिखाता है चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से। न्यूरॉन्स को ही फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरॉन्स ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जिसमें क्या क्या पाया जाता है, सबको पता है, मोटा मोटी तो ऐसा ही होता है ना, मोटा मोटी ऐसा ही होता है। ऊपर क्या होता है, ये सब सीखेंगे बेटा, ये सब सीखेंगे। ये क्या होता है, डेंड्रॉन, ये क्या होता है, साइटोन, ये क्या होता है, एक्जॉन, और इससे फिर से एक्जॉन इस तरीक़ा से निकलता है, ठीक है। आगे समझ, डेंड्राइट बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसी में क्या पाया जाता है, निजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, सबको पता है ये सब, ठीक है। अच्छा, तो न्यूरल सिस्टम में 2 चीज़ आते हैं, एक तो न्यूरॉन्स आते हैं, अच्छा ये सब इक्टोडर्मल है, एक तो न्यूरॉन्स आए, और सेकंड चीज़ क्या है बेटे, कौन बताएगा, सेकंड चीज़ क्या आते हैं इससे, एक तो न्यूरॉन्स आए, दूसरा क्या है, न्यूरोगिलिया सेल, दोनों एक ही तरह से बनते हैं, एक ही जर्म लेयर से, इक्टोडर्म से बनते हैं। ये कम मात्रा में होता है, इनका काम है एक्साइटेशन और इनका काम है इसको सपोर्ट देना, किसको, न्यूरोगिलियल सेल्स, जो इसके साथ हम, इसकी संख्या ज़्यादा होती है, किससे, न्यूरॉन से, ठीक है। अच्छा, न्यूरोगिलिया सेल्स विच कंसिस्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन, तो याद रखिएगा न्यूरोगिलिया सेल्स का काम है प्रोटेक्शन प्लस सपोर्ट ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरोगेलिया मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, तो यह 1/3 से ज़्यादा, 1/2 से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा वॉल्यूम बनाता है न्यूरल टिश्यू का, ठीक है। आ रहा है समझ में। जब न्यूरॉन्स एक्साइटेबल होता है तो इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उसके बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता हुआ ट्रेवल करता है, ये सब आगे सीख लेंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन पर, ठीक है। जब ये डिस्टर्बेंस 1 न्यूरॉन इंडिंग पर पहुंचता है, मतलब यहाँ पर जब पहुंचता है, ठीक है, तो यहाँ कुछ वेजिकल्स होते हैं, ठीक है, वो उसको केमिकल रिसेप्टर में चेंज करता है और अगले में भेज देता है, जहाँ से अगला न्यूरॉन इसको कैच कर लेता है, ठीक है, जहाँ से अगला न्यूरॉन इसको क्या कर लेता है बेटा, कैच कर लेता है, फिर आगे न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफ़र होता रहता है ये, फिर यहाँ
और फिर जैसे इम्पल्स यहाँ से आया, यहाँ से इम्पल्स ऐसे जनरेट करते इसके सरफेस से होते हुए यहाँ आया, यहाँ केमिकली यहाँ से रिलीज किया जाता है एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में, फिर यहाँ पर आया, इसको पता चल गया कि हमको क्या आ गया, इम्पल्स आ गया, फिर इसके सरफेस होते होते आगे बढ़ जाते हैं। ये सबको पता है, ऐसा कोई बहुत नया बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस एंड वन न्यूरॉन एंडिंग आउटपुट जोन ट्रिगर द ट्रेवल एंड काउज स्टिमुलेशन या तो कहीं पर जाएगा, कहीं पर मान लो ये मसल पर ही था तो वहीं स्टिमुलेट कर देगा, नहीं तो इनहिबिट द एडजेसेंट न्यूरॉन, या तो उस दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट कर देगा, एक्साइट कर दिया, ठीक है, नहीं तो क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया एडजेसेंट न्यूरॉन्स को, जिसको आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 21 में, ठीक है। इस प्रकार आपका चैप्टर क्या हो जाता है बेटा, समाप्त हो जाता है। आ गया समझ में, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे बेटा, कल के क्लास में पढ़ेंगे ऑर्थोवॉर्म। मगर देखो यहाँ पर 2-3 लाइन है, उसको सुन लो। देखो हमारा हार्ट में चारों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आवर हार्ट कंसिस्ट ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू इपिथील, हमारे हार्ट में चारों प्रकार के टिश्यू है, इपिथीलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, ठीक है। अच्छा, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब में एक ही टाइप का टिश्यू पाया जाता है, सब में एक ही टाइप का, यही चारों टाइप का टिश्यू पाया जाता है। ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड को दिखाता है, किसको दिखाता है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड को दिखाता है, ठीक है, कि सब में एक ही टाइप का क्या पाया जा रहा है, टिश्यू पाया जा रहा है, ठीक है। और हमारे हार्ट में 4 बेसिक टाइप का, 4 टाइप के टिश्यू, चारों टाइप के टिश्यू पाते हैं, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। इस प्रकार आपका चैप्टर क्या हो गया बेटा, समाप्त। हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में अर्थवर्म, उसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, एक लेक्चर में अर्थवर्म और उसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या आ गया बेटा, अर्थवर्म, फिर कॉकरोच कुमार, और लास्ट में पढ़ेंगे कॉकरोच कुमार के बाद पढ़ेंगे फ्रॉक कुमार। क्या पढ़ेंगे, फ्रॉक कुमार, ठीक है, इनका नाम है, ठीक है, फ्रॉक कुमार। और फ्रॉक कुमार कर पढ़ते ही आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। थैंक यू।